हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुजर न्यूज़ चैनल द बम्बार्ड के साथ। और आज हमारे साथ है जो सर है वो आरएसएस के एक्टिव कार्यकर्ता है। संघ में इन्होंने पार्टी को भी टाइम दिया है। आज जो हमारे पास है वो है विद्याधर जी खरा। सर सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से हो और आपका क्या परिचय है। मैं लक्ष्मणगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। मेरा गांव है रेणावा। यहाँ से हेडक्वार्टर से लगभग 10-12 किलोमीटर पूर्व साइड में, और यहाँ एक सामान्य से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और अभी मैं करीब लक्ष्मणगढ़ में रहता हूँ यहाँ पर। सर वैसे आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की सर? राजनीतिक की एक्चुअली मुझे राजनीति का कभी शौक नहीं था, और न ही मेरे परिवार को, हम लोगों ने कभी राजनीति नहीं करी है। हम लोग सामान्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा अपने गांव में, मोहल्ले में, दूसरे गांव में, स्कूल में, गौशाला में, इस प्रकार का हम लोग हमेशा ही अपने परिवार का एक योगदान रहा। और एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग अभी तक अपना काम करते रहे। खरा जी, आप किस पार्टी की विचारधारा पे काम करते हो? किस पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है? पार्टियां कोई बुरी नहीं होती, पार्टियां सब अच्छी होती हैं। आपको सोचना ये है कि आप पार्टियों में भेजते किसको। एक अच्छे आदमी को आप चुन करके भेजोगे तो वो जरूर अच्छा काम करेगा, और एक अपराधी किस्म के आदमी को अगर भेजोगे तो वो जरूर अपराध करेगा, तो उससे वो पार्टी बदनाम होगी। जी। तो आपके कहने का मतलब डिपेंड करते चेहरे पे। हाँ, चेहरे पे उम्मीदवार डिपेंड करता है आदमी कैसा है तो उसका पार्टी। जी सर आपके राजनीतिक कैरियर में कोई चुनौती आई? मेरा राजनीतिक करियर में ऐसे मुझे कोई चुनौती नहीं है। मैं सामान्य ये सोशल वर्क करता हूँ, और गांव में तो मैं अब गौशाला में मैं तो काम करता हूँ, स्कूल में बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो इसमें तो हमको कोई चुनौती है ही नहीं। मुझे तो ओपन स्पेस है, मैं जितना काम करूँ कीजिए। एक्चुअली क्या है सर, राजनीतिक लाइन ऐसी है जिसमें कभी किसी राजनीति में मुझे लाया गया। जी। मैं राजनीति में कभी, मैं अभी भी इच्छा नहीं रखता और पहले भी नहीं थी, मुझे राजनीति में लाया गया कि आप चुनाव लड़िए। मतलब तो मैं ही चुनाव क्यों लड़ूं? आप लोग बहुत सारे इतने कार्यकर्ता हो, इसमें से किसी एक को देख लीजिए, चुनाव लड़ाइए। तो नहीं, आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे अंदर कुछ योग्यताएं इस प्रकार की देखी होंगी, तब मैंने फर्स्ट मेरा चुनाव लड़ा, जो पंचायत समिति वार्ड नंबर 11 से। अभी हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं मदन जी सेवदा। जी सर। तो इसी वार्ड से इनके सामने मैं बीजेपी का प्रत्याशी था और मदन जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो मैं बीजेपी से ऐसे चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन मदन जी सामने चुनाव लड़ रहा है, एक बड़ा फिगर था। जी। तब मेरी इच्छा हुई कि कम से कम चलो एक बार अनुभव करके देख लेते हैं क्या स्थिति है। मेरे वार्ड में 5 गांव होते थे, 5 गांव में 10 बूथ बनाए। तो उस टाइम हमारे अभी जो माननीय महरिया जी जो अभी बीजेपी में है, ये भी उस टाइम कांग्रेस में ही थे हमारे चुनाव के टाइम में, और मदन जी तो थे ही थे। और सत्ता कांग्रेस की चल रही है, और इधर आपका गोविंद सिंह डोटासरा जी एक प्रभावी आदमी हैं। तो इन्होंने ये सब होते हुए भी हमने 4 गांव में इस कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया। 4 गांव में इनका पूरा साफ करके ले गए, और फिर 5वां गांव वो मदन जी सेवदा का गांव था, जहां मैं दोनों बूथ को कैप्चरिंग करके और 1600 वोटों में से 1400 वोट डाल लिए इन्होंने। 93 पॉइंट समथिंग इन्होंने पोलिंग कर ली वहां पर। फिर मोबाइल में देखते हैं कि वो 95% होने से तो चुनाव खारिज हो जाएगा, यहीं पर बंद कर दो, ये इनकी मजबूरी रही, नहीं तो ये 1600 पूरा भी डाल लेते। ये इतना सब कुछ करने के बाद ये 73 वोट से विजयी रहे, जो आज इसके गांव में भी जो इन्हीं को वोट दिए, मदन जी को वोट देने वाले लोगों को भी पूछिए, वो भी बताते हैं कि ये वोटों से तो जीता नहीं है, वोटों से तो खर्रा जीता है, ये तो बस उनको करना था ये चीज। तो मुझे बड़ी ठेस लगी। मेरा पहला ही अवसर था राजनीति में, मुझे थोड़ा आके और देखने के लिए। तो जैसा मैंने चित्रण देखा तो मुझे सरप्राइज हुआ कि आखिर ऐसी राजनीति है, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। आप कैसे डेमोक्रेसी में इतना बड़ा कलंक कैसे लगा सकते हो जब लोगों ने आपको वोट ही नहीं दिया?
और आप बूथ कैप्चरिंग करके जीत गए और बस जीत के आ गए, और रात में लॉटरी भी आपकी निकलती है 11:55 पर, लॉटरी आप ही के नाम निकलती है। ये निकलनी ही थी क्योंकि सत्ता तो आपकी है। जी जी। तो इस प्रकार का ये आचरण है, ये आचरण राजनेताओं को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ऐसे आचरणों के ऊपर आज हमारे जो युवा वर्ग है ना, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं और दूसरे जो उनके ये हैं, वो सारे इस बात से परेशान हैं कि आप जितनी चालबाजी करते हो, हम तुम्हें देखते तो हैं, भले ही तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए अभी हमारा कुछ सक्षमता नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा तो तब हमारा एक अंगुली से आपका पूरा काम करेंगे शांतिपूर्वक, आप चिंता मत। देखिए सर, हार जीत तो इंसान की होती रहती है, जैसे क्योंकि हमारे पास एक सिक्का होता है, उसको उछालते कभी हेड कभी टेल, तो सर इसमें तो होने वाली बात वो होती है एक सामना करना। इंसान जब किसी का सामना करता है तो हार जीत नहीं देखता, वो टकराता है, और आपने इतनी अच्छी टक्कर दी, बहुत अच्छी बात है। सर एक जो अपना स्थानीय विधायक जी डोटासरा जी, उनके बारे में आपका क्या कहोगे? डोटासरा जी फर्स्ट में जब यहाँ हमारे यहाँ प्रधान बने थे, तो हमारा ये जो मर्दन जी सेवदा अभी जो प्रधान है, ये उस टाइम बीजेपी से, और मेरे वार्ड से, मैं उसी वार्ड का रहने वाला हूँ, हम लोगों ने ही इसको वोट दे करके बीजेपी से जिता के भेजा था वार्ड नंबर 11 में। तब इधर आकर के वो जब लक्ष्मणगढ़ आया, प्रधान किसको बनाना, तो क्रॉस वोटिंग इसी ने करके वो प्रधान गोविंद जी को बनवा दिया था। तो जब प्रधान बना और फर्स्ट टेन्योर जब उनका एमएलए का रहा, तब तक ये ठीक था। और मेरे जैसे लोगों को, भले ये पार्टी कोई भी पार्टी रही होगी, लेकिन मेरे जैसे लोग इस बात पर काफी खुश थे कि हम जिस प्रकार का कैंडिडेट चाहते थे, ऐसा कैंडिडेट हमें मिला। हमें क्या रूप में मिला, हम क्या देखना चाहते थे। गोविंद जी एक गुरु जी का बेटा है। जी सर। गुरु कोई भी एक समाज की कल्पना गुरु ही करने वाला होता है, और गुरु कोई ना कोई मूर्ति तो गढ़ी होगी, ये हमें विश्वास था कि गुरु तो कोई मूर्ति गढ़ता है, उसका बेटा है तो बिल्कुल संस्कारिक होगा, और पढ़ा लिखा है ही है, वकील है। उसके बाद में ये युवा है, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ये किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये बहुत सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहे थे। तब हमें बड़ी खुशी थी कि हम जिस प्रकार का कैंडिडेट चाहते थे, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि ऐसा लक्ष्मणगढ़ को मिला है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अभी एक कहावत है कि वो पावर हाथ में आने से, पैसा हाथ में आने से घमंड हो जाता है लोगों को, और वो चरित्र बदला जाता है। तो ऐसे होते होते अभी देखने में आया, पिछली बार शिक्षा मंत्री रहे और अभी तो पीसीसी चीफ हैं, तो इनका बातचीत करने का तरीका और ये सब, और इनके कार्यक्रम जो हैं, वो कार्यक्रमों की पूरी की एक मैं आपको लिस्ट बताऊं तो इन्होंने तो बहुत सारा गलत कर दिया है। इतना गलत कर दिया है जो आगे आने वाली हमारी 20 साल तक युवा जनरेशन को जख्म खाने पड़ेंगे इनकी वजह से। तो जब इनको जिम्मेदारी दी गई, इनको चौकीदार बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का चौकीदार बनाया गया कि आप इसको ध्यान रखेंगे और आप सही पैरामीटर पर डिपार्टमेंट्स को लेके जाएंगे, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जब चौकीदार को बिठा दिया गया और उसके सामने ही वो सारी चोरियां होती रही, और इन्हीं की अनुशंसा से, इन्हीं के हस्ताक्षरों से किसी ऐसे आदमी को वहां पर डिप्यूट कर देना और उसी के द्वारा फिर पेपर चोरी होते हैं। तो आखिर किसको सिखाते हैं? ये सब बच्चे जानते हैं। इन अभी भले ही बात इधर की बोले उधर की बोले, लेकिन लोग इनको माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया। ये इनका क्राइम ऐसा है जो ओम प्रकाश चौटाला आपका हरियाणा में जो 12 साल जेल काट के आए ना, इनका क्राइम इतना बड़ा है। अगर सही से जांच हो जाए, लेकिन जांच भी तो यही करें, यही तो पहले जुर्म करें और जांच भी यही करें, तब आखिर क्या होगा। तो इस बात के लिए तो देखो, मॉडर्न सोसाइटी है वो काफी चिंतित है, इस प्रकार के विचारों से काफी चिंतित है। विद्याधर जी, ऐसे बताया जाता है कि डोटासरा जी ने लक्ष्मणगढ़ में काफ़ी काम किया है, रोड बनाई है, पार्क वगैरह और अच्छा हॉस्पिटल सुविधा दे रखी है, तो फिर भी आप उनसे कंपेयर कर सकते हो क्या इन कामों को? यस, इस बात पर ये प्रश्न बार बार आता है, कई बार आता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इन्होंने विकास तो किया जी, बहुत सारी सड़कें बनाई, बहुत सारी स्कूल में कमरे भी बनाए। अभी आम बात है, एक मीटिंग में आप बोल जाइए हमने इतना ये कर दिया,
इतना वो कर दिया। ये अपनी सार्वजनिक मीटिंग में बोलते हैं 300 करोड़ रुपया हमने लक्ष्मणगढ़ में खर्चा कर दिया, तो बाकी 1500 करोड़, टोटल 1800 करोड़ बता रहे हैं, 1500 करोड़ रुपया हमने गांव में खर्चा कर दिया। मेरे को आप बताइए, आप लक्ष्मणगढ़ में एक कैमरा लेके घूमिए, ये 300 करोड़ रुपया खर्च हो जाए तो लक्ष्मणगढ़ एक आपका स्मार्ट लक्ष्मणगढ़ नहीं बन सकता। यहाँ की एक गली भी ठीक नहीं है, सब गलियां फूटी हुई हैं, टोटल गलियां फूटी हुई हैं। यहाँ जो मापदंड है, पैरामीटर है, उस पर कोई काम नहीं होते। आप सड़क बना करके आ रहे हो, आप बोले 25-30 फीट की सड़क बना करके आ रहे हो, सामने आया 2 घर, एक इधर वो भी आपको ये कर रखा, ऑक्यूपेशन अतिक्रमण कर रखा, वो भी अतिक्रमण कर रखा, तो उनका घर को साइड नहीं करना है इनको, वहां पर तो इतनी सी बना देंगे और पीछे चौड़ी चौड़ी बना करके आगे, तो उस चौड़ी सड़क का भी क्या लेना देना है। ये सब ठीक नहीं है। गांव में जितनी सड़कें बनाई है PMGSY के तहत, बहुत सारी सड़कें बनी हैं जो शेयर सिस्टम से बनती हैं, 60-40 के रेशियो से बनती हैं वो सब सड़कें। आज मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बोलता हूं कि आप उन सड़कों पर जाके देखिए कि उसमें वो एक्चुअल जो मापदंड है उसको ध्यान में रखा गया है क्या। सब में क्वालिटी कंप्रोमाइज हुआ है और कहीं कहीं उखड़ने लगी है। आप अंगूठी से सड़क को उखाड़ दोगे आराम से चलिए तो ये विकास क्या था। तब हम लोगों ने भी चिंता का विषय है ये, इस पर थोड़ा चिंतन किया आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये इसलिए हुआ कि काम बहुत सारे करा करके लोगों को ये लॉलीपॉप दिखाई जाए, हमने बहुत सारे काम करा दिए, बहुत सारे काम करा दिए। करप्शन इतना है, मैं आपको बताऊं कि 5 करोड़ का काम है तो वहां 1 करोड़ खर्चा होगा, बाकी 4 करोड़ तो पता नहीं कहां गए। तो अभी इनके पीछे पीछे कौन कौन घूमे। तो जबकि बाढ़ खेत नहीं खाए तो भी खेत को और होएगी। तो ये डोटासरा जी के ऊपर बड़ा इनका क्या विकास है, कुछ विकास नहीं है। भागे हर मीटिंग में बोलते हैं कुआं खुदवाना हुआ है ना तो सुबह मशीन भेज देते हैं। तो आप इतना कुआं खुदवा रहे हो क्या माइनर सो लोगन जो वो 2 लाख रुपए में विद फिटिंग, 2-2.25 लाख रुपए में विद फिटिंग उसका सारा काम हो जाए, उस कुएं को आप 18 लाख में खुदवा रहे हो। तो बाकी कहां गए 16 लाख रुपए, कहां गए 15 लाख, कहां गए। तो क्यों दुनिया को बावड़ी बना रहे हो। और ये ट्रेंड आपसे, तो ये डोटासरा जी से हमें शर्म आने लगी है। आप युवा होकर के भी और इस प्रकार की रीति नीति ये किस लिए रखते जा रहे हो, करप्शन वाली। RS की एग्जाम हुई, डोटासरा जी के घर में 2-3 फटाफट SDM बन गए, वो साड़ी बन गई, ये बन गई, वो बन गई। तब हम इस बात को भी आखिर हमने जांच करी कि ये हमारे स्तर पर आखिर ये हुआ कैसे। तो यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। RS की जब एग्जाम हुई तो प्रत्येक MLA ने, मिनिस्टर ने अपना अपना कोटा बांटा, 2 मेरे हैं, 1 मेरे हैं, 3 मेरे हैं। उसी में फिर ऑफिसरों ने भी घी होम दिया कि यही लूट कसोट मचा रखे हैं तो महल 94 डाल दो। तो ऑफिसर लोगों ने कुछ अपने डाल दिए। जो इलिजिबल कैंडिडेट थे वो तो रह गए रोते धोते, और इनका जो ये जाड़ है, इस जाड़ में ये तो बना के लेके गए। फिर रिट वाली एग्जाम हुई तो इसको कौन नहीं जानता। सीकर के अंदर प्रॉपर, सीकर इतना बड़ा टाउन है, ये हब है, एजुकेशन हब हो गया। अभी कोटा के बाद में इसका सीकर का नंबर आता है। हरियाणा से, यूपी से, अदर स्टेट से बहुत सारे बच्चे भी इधर रहते हैं। तो कम से कम 50 कोचिंग, रेप्यूटेड कोचिंग होंगी सीकर में। जब रिट में सिलेक्शन होता है तो एक कलाम कोचिंग है जो इनका बच्चा चलाता है शायद कोई, और एक कोई उसकी सिस्टर कंसर्न कोई है। तो 50-60 बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिर्फ इन्हीं के यहीं से होता है, बाकी और कोचिंगों में कुछ नहीं होता है। तब ये भी फिर जांच का विषय रहा। तो हम लोगों ने देखा हमारे बच्चे ठगे गए इसमें, तब हम लोगों ने इसको देखा कि आखिर बात क्या हुई। तो ये लोग तो 1 महीने पहले से एक गारंटेड पीरियड चला रहे थे, बैच चला रहे थे। तो बच्चों ने जाकर के क्या बात है भाई, ये इसमें मैं भी गारंटेड है तो मैं भी आऊंगा। तब पीछे कोने में ले जाकर के गारंटेड क्या है कि तेरे घर कान कहते रुपया 15 लाख होने लिहाज जमा करा दे, आई गारंटी। तो बहुत सारे बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने 15 लाख रुपए, 10 लाख जो भी है जमा कराए। फिर मेरे गांव में ही, मेरे वार्ड में बोलूंगा, और मदन जी के गांव में एक मर्डर भी हुआ। मर्डर तो नहीं, वो सुसाइड, उसको तो सुसाइड, पुलिस उसको सुसाइड करके ये करती है वो अपनी जांच में, लेकिन उसके पीछे भी रहस्य है। क्या रहस्य? उस लड़के से भी अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए गए और उनका तो वो कोई कैंडिडेट तो लगा नहीं। तो वो एक ऐसा लड़का था,
जो सीकर में कहीं भी ज्ञापन देने में और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से बिलोंग करता था, सीकर का कोई पदाधिकारी बड़ा हुआ भी था, तो उसका मरने का और वो क्यों सुसाइड करेगा, उसको क्या नौबत आ गई थी। वो 2-4 दिन में इनका खुलासा करने वाला था कि आखिर आप लोगों ने ये किया कैसे, तब जाकर के अचानक क्या घटनाक्रम हुए हैं कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। तो हम लोग तो सोच ही नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी में ये सब तो नहीं चलता है, ये ठीक नहीं है। नहीं सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि इतना जो घोटाला हो रहा है कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, तो सर बीजेपी सरकार के पास ऐसा कोई पॉइंट होगा, ऐसा कोई बिंदु होगा जिससे काम ज्यादा होगे या भ्रष्टाचार कम होगा। देखिए, जनप्रतिनिधि, अभी हम अगर बात ही करें विधायक के ऊपर, लक्ष्मणगढ़ के जनप्रतिनिधि पर बात करें, तो आखिर जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि एक विधायक का काम क्या होता है। मैं आपको बताऊं तो इन विधायकों ने अपना काम तो 5% भी नहीं किया है। ये जैसे ही विधायक बन जाते हैं तो ये अपना 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 काम करने के लिए और उससे सारे सब में लग जाते हैं, जनता की चिंता छोड़ देते हैं ये लोग। ऐसा कोई आदमी है जो यहाँ की नब्ज जानता हो और हमारी बेसिक समस्याएं क्या हैं, आज के दिन सुबह से शाम तक हम किन किन समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनको एड्रेस करे, जो करप्शन फ्री हो, जो आदमी पैसा वैसा का लालची लोभिया आदमी, वो कभी भी सत्ता को ढंग से नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं चला सकता। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो लालची लोभिया आदमी है वो सत्ता ढंग से नहीं चला सकता। सर ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन सर आपका कोई ऐसा चाहिए था चेहरा जो कि आपकी विचारधारा का आदमी हो और अच्छा काम कर सके, ऐसा कोई नेता हो तो? लक्ष्मणगढ़ में नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब जिस अभी ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है ना, जी जी, उसके अंदर ऐसे ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं जो पराये पीछे तो चींकताओं भी पकड़े को नहीं और वो ड्यूटी करे हैं, अपना जो काम है उसको फॉलो करते हैं, वो अपना जो दायित्व है उसको फॉलो करते हैं वो, तो उनसे सीखा जा सकता है। आज मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री थी, आज मोदी साहब की मिनिस्ट्री है, आज इसमें आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। जी जी, बहुत कुछ बदला। सर लक्ष्मणगढ़ में अपनी विधानसभा को ऐसा चल, लक्ष्मणगढ़ में देखिए, लक्ष्मणगढ़ की जनता का भला तो तभी होगा जब कोई ईमानदार शख्स यहाँ आए, सेवा भावी कोई आदमी आए, तब जाकर के भला होना है। बाकी ये नूरा कुश्ती है, तो नूरा कुश्ती में कोई भी आ जाओ वो ढाक के 3 पात रहने हैं, यहाँ तो ऐसी स्थिति। तो सर फिलहाल लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या चुनाव जीत पाएगी? नहीं, कांग्रेस तो कहाँ से, अब की बार कांग्रेस नहीं चुनाव जीतेगी, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं जीतेगी, हारेगी 50,000 वोट। पिछले 3 बार से सर जीतती आ रही है और ऐसा बोला जा रहा है। ये डोटासरा एक्चुअली क्या है, ये डोटासरा जी लकी आदमी भी है। फर्स्ट में 30-31 वोट से जीता, दूसरी बार भी स्थिति ऐसी रही कि ये तीनों बार ये लकीली जीता है ना। भारतीय जनता पार्टी के आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के वोट कांग्रेस से यहाँ ज्यादा हैं, जो पिछली बार पंचायत चुनाव में जनता ने साबित कर दिया। यहाँ बोर्ड बनाने के लिए ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के थे, भले ही वो बोर्ड नहीं बना पाई, इन नेताओं की आपसी जुगलबंदी में फंस गया मामला, जो कहीं बीजेपी के भी बड़ा नेता जिला स्तर के और गोविंद सिंह जी भी ये मिल करके और अपना तो काम उधर कर लेते हैं और कार्यकर्ता लोग इधर नीचे लड़ते रहे ऐसी। सर वर्तमान में भाजपा में स्थिति है लक्ष्मणगढ़ की कि एक गुट बन गया है, अलग अलग गुट है, तो सर इसके लिए भाजपा को क्या करना चाहिए? ये एक्चुअली देखो, ये ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये जो गुट बनाए हैं, ये मैं नहीं मानता कि ये आत्मा से बीजेपी के लोग हैं। जी जी, ये बीजेपी के नाम से, नरेंद्र मोदी साहब के नाम से अभी कुछ हत्या पाने के चक्कर में है, तो किसको क्या मिल जाए, जो लकी होगा वो कुछ ले जाएगा। यही तो सर, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता कभी कुछ मांगा नहीं करता है, उसको दायित्व दिए जाते हैं कि आप ये काम कीजिए। जी सर। सर वैसे क्या आपको लगता है कि भाजपा लक्ष्मणगढ़ एक होकर एक अच्छे उम्मीदवार को देखेगी और फिर सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता वो एकजुट हो जाएंगे, हमारा साथ हो जाएंगे? मैं अभी पार्टी के लिए तो बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इनकी पार्टी की क्या रूपरेखा, किस प्रकार से ये लोग चलते हैं, मुझे इतना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि इनको सामूहिक एक पटल पर बैठा करके और ये एक साथ में काम करें और तब जाकर के चुनाव आसानी से निकलता है। अगर सब साथ में रहे तो चुनाव निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर वैसे आरएसएस की बात करें, सर आरएसएस के लिए डोटासरा जी ने एक वाक्य भी बोला था
कि बिल में बढ़ दें। ये तो इसके ऊपर आप इतना बड़ा फिगर है डोटासरा जी, अभी वो भी बोलते हैं तो शर्म हमें आती है कि आखिर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लक्ष्मणगढ़ से। जी जी और इतनी छोटी बात नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल वो खुद जानते हैं आरएसएस क्या है क्या नहीं है। बिल में उनसे क्या आरएसएस को वो क्या बिल में बांट देंगे, ये गलत है, वो उनको शोभा नहीं देता है, ऐसे बात वो नहीं करना चाहिए कभी भी, जी जी सर। ठीक नहीं है। तो सर एक संगठन के लिए उसने बोला है, इसलिए आप आरएसएस वाले क्या कदम उठाएंगे उनके खिलाफ? आरएसएस वाले हम लोग इसकी बात को तो हम लोग अपनी डायरी में नोट किए हैं, और आरएसएस की कार्यकर्ता कभी भी बदतमीजी से पेश नहीं आया करते। जी, जी। वो उचित टाइम का इंतजार करते हैं और उचित टाइम पर विद इंटरेस्ट दिया करते हैं। जी जी, जैसा कि सर ने बताया कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का बिल्कुल दिया करते हैं। सर वैसे हमारे जो युवा है कुरीतियों में बढ़ रहे हैं, कभी किसी लाइन में चल रहे हैं, तो सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि युवाओं को एक संदेश देना हो आपको युवाओं को देखिए, अभी हमारा यहाँ आमने सामने देखें तो लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, अभी पहले वाली जैसी बात नहीं रही। अभी 2020 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा नीति जो बनाई गई है, उसमें उसके 3 पिलर बनाए गए हैं, तीन चार पिलरों पर ये शिक्षा नीति खड़ी करी गई है। तो एक तो आपको ये किताबी जितना ज्ञान है उसकी जितनी महत्वता है उतनी ही महत्वता आपको खेल कूद में दी गई है। खेलो इंडिया के तहत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और सारा सब कुछ बदला गया है। हमारा जो कल्चरली स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, भारत का जो कल्चरली स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमारा जो ये सारे पैरामीटर इसमें बनाए गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे युवा जो आगे हैं, आगे ठीक ये लोकतंत्र में अगर पहचान रखें तो झूठे और सच्चे की पहचान को जरूर रखें। इस प्रकार के लोगों से ये सावधान रहें। आजकल फेक न्यूज वगैरह बहुत कुछ चलाई जा रही हैं, उसके झांसे में नहीं आए। अपना भले बुरे के बारे में तो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सब कोई जानते हैं, और जॉब्स की कंपटीशन दुनिया भर की है, सब किसी को तो जॉब हासिल होनी नहीं है, इसलिए वो लोग कम से कम कोई एक हाथ का हुनर, स्किल हर बच्चा को मिले, हर बच्ची को स्किल मिले, टैलेंट अपना कि वो गवर्नमेंट जॉब तो उसको नहीं मिली, अभी 100 को जो गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलेगी, 5 को 4 को मिलेगी। 94-95% तो ऐसे ही रहने हैं, तो क्या वो भूखे मरेंगे? तो कोई तो जाटी काट के भी खाएगा, तो कोई हड़बा के खाएगा, तो कोई खाती बढ़ाई को काम करके खाएगा, तो कोई ड्राइवरी करके खाएगा, तो कोई मैकेनिक बढ़ेगा। तो ये सारी सब उसको स्किल दी जाए और इसी से बच्चे आगे बढ़े। और लोकतंत्र में अगर साफ सुथरा अगर इस प्रकार का वातावरण पनपता हुआ हमारा युवा अगर देखना चाहता है, तो उसको आज के दिन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के फूल के ऊपर वोट देना चाहिए। ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा युवाओं को। अगर वो सुनहरा भविष्य अपना देखना चाहते हैं तो आज के दिन उनके पास में मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। दादाजी आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे युवाओं को भी एक अच्छा संदेश दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो और हमेशा आप हमारे साथ बना रहे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम सर। राम राम सर।